हेलो दोस्तों, आरईसी के बारे में वीडियो में बात करेंगे। डिविडेंड किस हिसाब से यहाँ पर इस साल चेंज हो सकता है उसको हम समझेंगे। जनवरी फरवरी मार्च में क्या डिविडेंड एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्या पुराने डाटा कहते हैं वो समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, बिजनेस को भी हम समझने वाले हैं। तो देखिए, इस फाइनेंशियल ईयर में मतलब ये जो अप्रैल से लेकर अभी तक जो फाइनेंशियल ईयर है, ऑलरेडी एक डिविडेंड ₹5 का ऑलरेडी आ चुका है आरईसी की तरफ से। ये नवंबर में एक्स डेट थी, ठीक है। अब पिछले फाइनेंशियल ईयर के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने 4 बार डिविडेंड दिया। ₹4.80, ₹6, ₹2.5 और फिर ₹2 का। ये वाला डिविडेंड एक्चुअली में उससे भी जो पहले जो फाइनेंशियल ईयर था उसका फाइनल डिविडेंड था, तो इसीलिए उसको मैं कट कर रहा हूं। तो टोटल ये ₹15.30 का डिविडेंड था। तो इस साल चीजें थोड़ी चेंज हो सकती है। क्यों चेंज हो सकती है? क्योंकि इस बार जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं उनको नए बोनस शेयर मिले हैं, तो उसके कारण से नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो बढ़ गए हैं। तो जो डिविडेंड वाला पार्ट है वो इस साल कम हो सकता है। मैं आपको समझाता हूं लाइव में। ये देखिए, ये जैसे पिछले साल का ये पूरा आप डेटा देख सकते हो जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया। ये टोटल डिविडेंड 4 बार आया। ₹4.80, ₹6, ₹2.5, ₹2। तो टोटल ₹15.30 का डिविडेंड ये पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में आया था। लेकिन ये अगस्त के महीने में ये क्या है, बोनस आया है। बोनस आया है 1:3 के रेशियो में, ठीक है। मतलब 3 शेयर 4 शेयर बन गए हैं। तो अगर आपके पास ₹15.30 का डिविडेंड आया था तो 3 शेयर थे आपके पास, तो कितने ₹45.90 आपको मिलेंगे। करेक्ट है, क्योंकि 15.3 इंटू 3 आप कर देंगे। लेकिन अब एक एक्स्ट्रा बोनस शेयर जुड़ गया है, तो एडजस्टेड जो पर डिविडेंड है, ठीक है, एडजस्टेड अगर मैं पिछले साल का अगर देखूं तो एडजस्ट होके ये ₹11.48 या ₹11.5 के आसपास का डिविडेंड पकड़ सकते हैं आप। और आपने देखा भी होगा कि शेयर प्राइस भी चेंज हुआ है। पिछले साल हम लोग 140 150 कहीं कहाँ कोई लेवल में देखते थे, और अभी 108-10 हुआ है। तो शेयर प्राइस एक्चुअली में कम नहीं हुआ है, नए शेयर आए हैं और शेयर प्राइस उस हिसाब से बोनस के हिसाब से एडजस्ट हुआ है। तो ये नॉर्मली हर कंपनियों में होता है। लेकिन यहां पर इन्वेस्टर्स कहां गड़बड़ कर सकते हैं अपनी थॉट प्रोसेस में, कि पिछली बार भी हमको यहां पर ₹15.30 का, जैसे यहां ₹15 का डिविडेंड मिला, इस बार भी ₹15 का मिलेगा। ऐसा एक्चुअली में एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि नए शेयर आए हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट चीज को मैं आपको बताता हूं, बोनस की कैसी हिस्ट्री रही है जनवरी फरवरी मार्च में। तो देखिए, फरवरी के महीने में डिविडेंड उन्होंने, एक्स डिविडेंड डेट है वो थी। 2021 में मार्च में एक्स डिविडेंड डेट थी। 2020 में फरवरी में डिविडेंड डेट थी। 2019 में मार्च में एक्स डिविडेंड डेट थी। और 2018 में फरवरी में एक्स डिविडेंड डेट थी। मतलब हिस्टोरिकली जब हम आरईसी की बात कर रहे हैं तो उन्होंने फरवरी या मार्च के महीने में डिविडेंड जो है, एक्स डिविडेंड डेट, रिकॉर्ड डेट जो है वो इस समय में आई है। तो क्या हिस्ट्री रिपोर्ट करेगी? ये बहुत बड़ा चीज देखने का रहेगा। ऑलरेडी ₹5 का डिविडेंड मिल चुका है। हिस्टोरिकली अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर को एडजस्ट करके देखें तो लगभग ₹11.5 का डिविडेंड आया है। क्या डिविडेंड फरवरी मार्च में आ सकता है कि नहीं? जरूर। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हो रही है, अर्ली फाइनेंशियल आजादी का ऐप भी अब लाइव है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लाइव क्लासेस लेता रहता हूँ। यहाँ पर सिंप्लीफाई करने की हम इन्वेस्टमेंट को, म्यूचुअल फंड्स को कोशिश करते रहते हैं। साथ साथ यहाँ पर कॉम्बो कोर्सेज को भी आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन पर कॉम्बो कोर्स है, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। अगर आप बिगिनर हैं, आप अगर इन्वेस्टमेंट को और समझना चाहते हैं, प्रैक्टिकल लाइव डेमोज को देखना चाहते हैं, तो ये कॉम्बो कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि 66% के डिस्काउंट में अभी मिल सकता है। अर्ली 100 करके कोड है और आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है। किस हिसाब से इनका बिजनेस है, तो देखिए, आरईसी लोन देती है हमको, आपको नहीं देती है। समझ लीजिए मुझे होम लोन की जरूरत है, आरईसी मुझे नहीं देगी। मुझे अगर गाड़ी की लोन चाहिए तो आरईसी मुझे लोन नहीं देगी। तो आरईसी किसे लोन देगी? आरईसी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो पावर है, उस सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनको देती है। तो देखिए, जब बिजली बनती है तो कुछ बिजली बनाने वाली कुछ कंपनियां होती है, फिर कुछ बिजली को ट्रांसमिट करने वाली कंपनी होती है, फिर पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनियां होती हैं। तो ये सब जो कंपनियां हैं ये पूरा इलेक्ट्रिक या जो पावर सेक्टर है उसका इकोसिस्टम बनाती है। मतलब छोटा मोटा 1 लाख 2 लाख 10 लाख का लोन नहीं होता है। यहाँ पर 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ उतने की लोन होती है। तो ये जनरली बैंक्स जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई बड़ा एनपीए हो गया तो फर्क पड़ जाएगा। तो आरईसी वहां पर लोन देती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जनरेट भी करती है, डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। और आप देखिए,
उनको 37,000 करोड़ की लोन दी हुई है। कितना बड़ा नंबर है ये। इतने की तो मैं देखता हूं कि बहुत लोगों की बैलेंस शीट भी नहीं होती है, कुछ छोटी बैंक्स तो इतने इतने की उन्होंने लोन भी नहीं दी होती है, और यहां पर उन्होंने एक बोरोवर को उतना दिया है। सिमिलरली जैसे उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन है, तो यूपी जो स्टेट है वहां पर ये काम करती है, ये जो कंपनी है। सिमिलरली तेलंगाना ये पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। महाराष्ट्र पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर महाराष्ट्र जनरेशन कंपनी है, तो उन लोगों को लोन दी है। तो ये सब कितना 10,000 20,000 30,000 करोड़ में ये लोन जाती है। तो यहां पर आपको रिस्क भी समझना है। अब देखिए, जब आरईसी लोन देती है तो लोन्स, ये वाला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है लोन आउटस्टैंडिंग, मतलब 3,94,000, मतलब करीब करीब 4 लाख करोड़ की उन्होंने लोन दी हुई है। ठीक है। अब 4 लाख करोड़ में ये जो 10 मेजर बोरोवर्स हैं जो हमने देखा, अब उनके पास ही 1,63,000 करोड़ की लोन है, मतलब 41% जो है पैसा इनके पास। पॉजिटिव भी है और ये रिस्की भी है। अब इन 10 में से कोई एक भी कल पैसा देने में असमर्थ हो जाता है तो फिर पूरी आरईसी की जो बुक है वो हिल सकती है। तो इसीलिए बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि आरईसी को क्यों, जो नॉर्मल जैसे जो बैंक्स हैं, एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई या एसबीआई जैसी बैंक्स की तरह, इसको क्यों गिना नहीं जाता है? क्योंकि लोन्स ये दे रहे हैं, बड़ी लोन्स दे रहे हैं, और उसके कारण से कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जा रहा है। मतलब आपने 100 रुपए की लोन दी है, 9.5 रुपए की लोन एक ही कस्टमर को दी हुई है। तो ये जनरली जो बैंक्स होती है, बैंक्स अपने आप के जो जो लोन्स होते हैं उनको बहुत ही डाइवर्सिफाई करती है, ताकि वो कंसंट्रेशन नहीं रहे एक ही कस्टमर के ऊपर। लेकिन वो चीज आरईसी में नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों से अच्छी चीज क्या हो रही है कि जो खराब एसेट्स हैं, मतलब जो लोन वापस नहीं आ रही है, वो कम हो रही है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। आप यहां पर देख सकते हैं 1.45 से 1.24% हो गया है। ये एक पॉजिटिव चीज है। और किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए प्रोविजन कवरेज रेशियो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, मतलब कल कुछ लोन गड़बड़ कर सकती है फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे पास प्रोविजन है, मतलब हमारे पास वो पैसा है, तो ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। तो ये चीज है जो आरईसी के केस में हमेशा समझना है, इस रिस्क को भी समझना है और पॉजिटिव भी समझना है, क्योंकि ये लोन जो दे रही है पावर सेक्टर में दे रही है, और सभी ये सब जो भी है, आप जितने भी कंपनियां देख रहे हैं, ये सब स्ट्रांग कंपनी है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की है, कोई स्टेट गवर्नमेंट की है। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब नेक्स्ट में जेफरीज के क्रिस वुड, बहुत बड़े एफआईआई इन्वेस्टर है, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में आरईसी को एंटर किया हुआ है। डिटेल पोर्टफोलियो रिपोर्ट हमने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की हुई है। ये देख सकते हैं कि आरईसी को उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में 4% का वेटेज दिया है। और यहां पर एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनांस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से उन्होंने 1% स्टेक को कम किया है, और जो पैसा था वो उन्होंने आरईसी में डाला है। तो एक हम मान सकते हैं कि एक बड़े जो इन्वेस्टर हैं, एफआईआई है, वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जब हम आरईसी की बात कर रहे हैं, उनके पोर्टफोलियो में ये 4 दूसरे जो स्टॉक्स है, ओएनजीसी 10% के वेटेज में है, एसबीआई 6%, 4% के वेटेज में आरईसी, और कॉनकोर 4%। तो ये जो है उनके पोर्टफोलियो में पीएसयू कंपनीज हैं जो हम देख सकते हैं। और इससे कुछ हिंट भी मिल रहा है कि अब पीएसयू कंपनीज में अब जो बाहर के जो एफआईआईज है, जो बड़े पैसा ला सकते हैं, उनको भी धीरे धीरे इंटरेस्ट आ रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है जो 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 इन्वेस्टर्स को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। अब साथ साथ यहाँ पर आरईसी में म्यूचुअल फंड्स ने क्या एक्शन दिया है, तो देखिए, जैसे जून से जुलाई थोड़ा सा खरीदा गया है, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जो है थोड़ा सा बेचा गया है। लेकिन यस, नवंबर के महीने में फिर से थोड़ी सी बाइंग हुई है, जो आरईसी के बारे में देख रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट रहेगा अगले कुछ महीने अगर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ऐसे अगर अगर खरीदारी होती रहे, तो ये एक जरूर पॉजिटिव एक सेंटिमेंट यहाँ पर आरईसी के लिए बन सकता है, और इन सब चीजों पर हमारी नजर रहेगी। तो ओवरऑल क्या ये वैल्यू स्टॉक है? बुक वैल्यू 203 की है, प्राइस जो है बहुत कम है, कुछ 108 110 के पास में है। तो बुक वैल्यू के हिसाब से शेयर बहुत ही नीचे है। मार्जिन्स बिजनेस के अभी फिलहाल स्ट्रांग है 3.75%, और पिछले कुछ सालों से एक स्टेबल बिजनेस आरईसी है। लेकिन आप रिस्क को भी ध्यान में रखें, क्योंकि एक बोरोवर भी कुछ गड़बड़ कर देता है तो पूरी बैलेंस शीट थोड़ा सा हिल सकती है। तो इसीलिए रिस्क रिवॉर्ड दोनों को ही जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको देखना है। आप क्या मानते हैं? आपके जो व्यूज हैं जरूर बताइए। और साथ साथ दोस्तों, हमारी जो लर्निंग ग्रुप है वहां पर अर्ली फाइनेंशियल आजादी, वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।